कंप्लीट करेंगे बायोडाइवर्सिटी का जो ये जो चैप्टर था मैंने आधा करवा दिया था, अब आधा रह गया है, तो कोशिश करेंगे कि आज जो ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मैंने कहाँ तक करवा दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन शुरू यहाँ से करना है, बस मुझे इतना याद है। तो 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील किया था कि भाई दो डिस्टिंक्ट पैटर्न्स हैं अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। किंगडम प्रोटिस्टा सबसे पहले आ गए लोअर प्रोटिस्ट जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, फिर आ गए हायर प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, अलजी, लेकिन एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अलजी। अब हम बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये जब किंगडम प्रोटिस्टा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया था तो कोपलैंड 1955 आगे आया और उसने जो है वो चार किंगडम सिस्टम जो है वो दिया लिविंग बींग्स के लिए। इससे नया किंगडम डिज़ाइन किया जिसको हम मोनरा कहते हैं, जिसमें इसने सारे लोअर प्रोटिस्ट जो थे जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, एक सेल के बने थे ऑर्गेनिजम्स, और रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसने डाल दिए थे। पहले से डाले थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और फिर जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक थे वो इसने प्रोटिस्टा में डाल दिए थे। अब ये इधर जो है वो दिखा रहे हैं कि किंगडम मोनेरा में लोअर प्रोटिस्ट आ गए प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलजी, फिर जो है वो हायर प्रोटिस्ट आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे कि अलजी और फंजाई, फिर मेटाफाइटा में प्लांट्स आ गए जो कि यूकैरियोटिक थे, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, फिर आ गए मेटाजोआ में एनिमल्स जो कि यूकैरियोटिक थे जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। फिर आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में क्लासीफाई किए थे ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में, जो क्लियरली कैटेगराइज करता है कि फंजाई को जो है वो एक सेपरेट किंगडम दिया था और ये जो है वो दो चीज़ों में की बुनियादों पर इसने जो है वो ये अपना किंगडम बनाया था। पहला कि स्ट्रक्चर कैसा है और दूसरा कि वो जो जानदार है वो किस तरीके से अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स से खुद खाना बनाते हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स या फिर एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव यानी कि ये कि पहले जैसे कि हम पहले खाना अंदर लेके जाते हैं, फिर तोड़ते हैं और फिर जो है वो हमारा अंदर डाइजेशन होती है, लेकिन जो एब्जॉर्प्टिव होते हैं वो बाहर पहले तोड़ते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि फंजाई। तो ये रहा फाइव किंगडम्स, इसमें ये चार्ट दिखा रहे हैं और इन्होंने इसमें बताया हुआ है किंगडम मोनेरा का, प्रोटिस्टा का। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि पहले तो वो एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस और इंजेक्शन करते थे, फिर इसमें ये प्रोटिस्टा का था। अब मोनेरा में फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन करते थे जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा में एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस और इंजेक्शन। माइक्रो अलजी फाइटो प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स, प्रोटोजोआ, स्लाइमोन्स। तो ये इन्होंने तो बता दिया है, एक चार्ट से जो है वो इसको मज़ीद अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। ये सारे प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको जो है वो इंक्लूड करते हैं। ये इधर डायग्राम बनी हुई है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। फिर आ गया किंगडम प्रोटिस्टा, इट इज़ द प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि जो है वो विच सम ऑफ देम हैव फीचर्स। अच्छा, क्योंकि इसमें जो प्लांट और एनिमल लाइक फीचर्स थे उसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। सारे ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर अलजी जो है वो इंक्लूड करते हैं, पैरामीशियम और अलजी। फिर आगे किंगडम फंजाई, सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई इंक्लूड होते हैं इसमें। ये ए क्लोरोफिलस एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोप्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है। बॉडी होती है जिसको माइसीलियम कहते हैं जो कि बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसकी एग्जांपल हो गई मशरूम और म्यूकर। फिर आगे किंगडम प्लांटी, सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। मल्टी सेलुलर अलजी आ गए, बायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अल्वा आ गया और बायोफाइट्स। फिर किंगडम एनिमेलिया, सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक और इंजेस्टिव हेटरोट्रोप्स होते हैं जो कि सेल वॉल के बगैर होते हैं। तो इसमें सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ गए एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, स्टारफिश और कैंगरू। फिर इधर आ गई मज़ीद, इन्होंने जो है वो एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें सारे पांच किंगडम डाल दिए हैं, उसकी कैरेक्टर्स डाल दिए हैं, उसकी सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा की, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एंडोपेरासाइट है जो होस्ट की सेल के अंदर रहता है। इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती लेकिन एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटीरियल होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। प्रोटीन कोड होता है कैप्सिड और इनक्लोज होता है वो न्यूक्लिक एसिड से, जो इसको प्रोटीन कोड जो है वो न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज करता है।
होस्ट के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकता है। चूँकि ये नॉन सेलर नेचर है इसकी, तो ये प्लेस नहीं हो सकता 5 किंगडम में। और ये नंबर ऑफ़ डिजीज़ भी जो है वो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़, टोबैको मोज़ेक प्लांट में जो हुई थी वो कॉज करता है। और एनिमल्स में जैसे कि कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो और एड्स वगैरह। फिर आ गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस जो एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था और एक्सप्लोरर था, उसने जो है वो पहला था कि जिसने प्रिंसिपल्स दिए थे और जो है वो उनको उनके जेनरा और स्पीशीज़ की बुनियाद पे उनको नाम दिए थे। एक यूनिफॉर्म सिस्टम दिया था ताकि एक हर स्पीशी का जो है वो नाम मुख्तलिफ नाम हो। एडवांटेज जो एक साइंटिफिक द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक ओवर कॉमन नेम्स ये है कि ये हर स्पीकर से जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी दुनिया में है तो एक नाम होगा, तो दुनिया में जितने भी बंदे हैं वो अगर इसको बुलाना चाहेंगे तो वो अपनी पसंदीदा नाम से नहीं बुलाएंगे, बल्कि एक खुसूसी नाम होगा तो उसी की बुनियाद पे जो है वो उसको बुलाएंगे। और हर स्पीकर को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट होगा तो फिर एक ही नाम रहेगा। तो कॉमन नेम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मसला कॉज कर रहे थे कि ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अब कॉमन नेम जो प्याज होती है उर्दू में, उसको हम प्याज कहते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे रीजन्स में जाएँ तो उसको गांदा या फिर बेसल भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज उसकी इलियम सिपा है। ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए था, जो कि एक कॉमन चीज़ है। और ये जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम चूँकि उनको बुलाते थे, तो अब इनका एक खुसूसी नाम दे दिया जो अब हर स्पीकर जो है वो इसको बोलेगा, इसी नाम से पुकारेंगे। फिर आ गया इधर बायोलॉजिकल नेम ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि अनियन का आ गया, मैंगो प्लांट, नीम प्लांट। और फ्रॉग्स में, एनिमल्स में जैसे हम फ्रॉग कहते हैं तो राना टिग्रीना हम कहते हैं, कैट आ गया, हाउस फ्लाई आ गया। अब ये जो सिस्टम था नॉमेनक्लेचर का, जिसमें स्पीशीज़ ऑफ एनिमल या फिर प्लांट एक तमगा शुजात, एक खुसूसी अपना तोहफ़ा उसको हम देते हैं। और ये दो चीज़ों की बुनियादों पर होता है। एक तो ये कि किस जीनस से वो बिलोंग कर रहा है, और दूसरा उसकी स्पीशी इटसेल्फ क्या है। फिर आ गए प्रिंसिपल्स फॉर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। कुछ रूल्स हैं जो यूनिवर्सली अडॉप्ट होते हैं जब भी आप किसी साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी स्पीशी का। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या तो वो इटैलिक होना चाहिए जब वो प्रिंट हो, जैसे कि होमो सेपियंस, तो ये थोड़ा इटैलिक है। और जब ये हैंड रिटन हो तो ये अंडरलाइन हो। पहला लफ्ज़ जो है नेम वो एक जेनरिक होता है ऑलवेज़, और हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे कि होमो में एच कैपिटल है, जबकि दूसरा स्पीशी जो है वो कभी भी कैपिटल नहीं होता, जैसे कि सेपियंस में एस स्मॉल है। जब साइंटिफिक नाम लिखते हैं पहली दफ़ा तो उसको पूरा लिखते हैं, लेकिन जब उसको बार बार आप रिपीट करते हैं तो उसको जो है वो मतलब छोटा भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि उसकी एब्रीविएशन लाजिम नहीं है कि आप करें। तो जैसे कि साइंटिफिक नाम है रेड रोज़ का, रोज़ा इंडिका, ठीक है, तो अब आप इसको आर डॉट इंडिका भी लिख सकते हैं। आप बार बार रोज़ा 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 करेंगे तो बेहतर है कि आर डॉट इंडिका लिख दें। फिर अगर आप उसकी एब्रीविएशन करना चाहें तो कर दें, ये थोड़ा अच्छा भी रह जाएगा, बार बार ये लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। कभी कभार ऑथर जो है वो अपीयर होता है आफ्टर द स्पीशी नेम, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो स्पीशी जो है वो उस फला बंदे की वजह से जो है उसने डिस्क्राइब की थी। जैसे कि अब मैंगो प्लांट है, मैंगीफेरा इंडिका, एल डॉट। अब इधर जो मैंगीफेरा इंडिका है ये डिस्क्राइब हुआ था लीनियस से, तो एल डिनोट कर रहा है लीनियस। अच्छा जी, अब आ गया इधर ये बाकी जो रह गई हैं ये मैं एक काम करती हूँ, दूसरी वीडियो में बना देती हूँ अगर आप लोगों को समझ आया। बल्कि मैं सोचूं कि अभी इसको ख़त्म करवा दूँ। कंजर्वेशन है ना, ये तो इजी है इतना, ये वैसे भी ये बहुत छोटा सा मतलब एक जनरल नॉलेज की बेस पे है, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। ये जो भी मैं शुरू करवाऊँगी इसमें कुछ याद करने का नहीं है, ये आपको बस पता होना चाहिए, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, सोशल बायोलॉजी सॉर्ट ऑफ है इधर। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान जो है वो बहुत कम कंट्रीज़ में है जिसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हर किस्म का है। पाकिस्तान इज़ द ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप्स। आप प्लेन्स देखेंगे, डिजर्ट, फॉरेस्ट, हिल्स, प्लेट्यूज, ये कोस्टल एरियाज़ होते हैं अलॉन्ग द अरेबियन सी और माउंटेन्स ऑफ द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स और लैंडस्केप्स हैं जो एक रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स हैं, कवर करते हैं 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्रीज, जो पोजेस करते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। 2-3 डिकेड से नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटन हो गए हैं और इंडेंजर्ड हो गए हैं, मेनली ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन और जो नेचुरल हैबिटेट है उसके लॉस के उस पर। फैक्टर्स जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग जो है और लॉगिंग, ये पोज करते हैं मेजर थ्रेट्स टू द रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ये कंटिन्यू लॉस है फॉरेस्ट हैबिटेट का, जिसमें ये फौना और फ्लोरा दोनों, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं। और अब इसमें ये आगे क्या कह रहे हैं, तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें जो है वो
अटेंशन देनी होगी, कंजर्वेशन करना होगा। कंजर्वेशन इज़ सिंपली द वे ऑफ केयरिंग, सेविंग द स्पीशीज़ इनहैबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। अब आ गया रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिस्ट ने जो है वो पहले ही ग्लोबल इकोसिस्टम को वार्न कर दिया है कि कोलैप्स हो जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती रही इसी रेट पे। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लाइफ ऑन अर्थ जो है वो कंजर्व करें इन ऑर्डर टू मेक द नेचर स्टेबल। कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंसानों को जो है वो कंजर्व करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो इसेंशियल होती हैं ज़िंदगी के लिए जो अर्थ पे हम गुजारते हैं। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट करती है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को, जहाँ पे हर स्पीशी जो है वो आसानी से सर्वाइव कर सकती है अपनी हैबिटेट में। और अगर कोई बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करता तो फूड चेन और इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होगी, एनिमल्स होगी तो सॉइल इम्प्रूव होगा और स्ट्रॉन्गर, लेस प्रोन टू इरोजन, वाटर फ्लडिंग जो है वो नहीं होगी। तो इधर आप देख लें भाई, ये चार्ट दी हुई है कि भाई जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं सबसे ज़्यादा तो इधर मैमल्स और एम्फीबियंस का दिख रहा है हर उसमें, बाद में बाकी चीज़ें आ रही हैं। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब इसमें ये इतना है। तो ये 3.6.2 जो है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो तो डू लेट मी नो। अभी तक तो इतना ही काफ़ी है मेरे ख़्याल से, बाद में ये मैं जो है वो कवर करवा दूँगी। और मुझे कहना था कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, करना हो तो अनलाइक डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपका जो एक देखें हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरा एक्शन ये है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे रिएक्शन ये चाहिए कि भाई आपको वो समझ आ रही है कि नहीं। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि समझ आ रही है कि नहीं, कोई डाउट्स वगैरह हैं कि नहीं, कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है या कौन सा डिफ़िकल्ट है। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या फिर शेयर करेंगे या फिर कमेंट भी करेंगे तो इससे एक साइन हो जाएगा कि हाँ भाई फ़लाँ बंदे को जो है वो समझ आ रही है और ऑडियंस जो है उनको मसला नहीं हो रहा है और जो मैं समझा रही हूँ वो समझ आ रहा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्योंकि एक इशारा मिल जाएगा कि हाँ भाई अच्छी हैं वीडियो, समझ आ रही हैं, आप जो है वो मेहनत करते रहें, ये एक साइन मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख़याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।